topic for today is the skin and fascia. Skin, so competencies which we will be dealing today. कितने लोगों ने यूजी करिकुलम वॉल्यूम 1 डाउनलोड किया है? कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? सिर्फ एक। और यूजी करिकुलम वॉल्यूम 1 अवेलेबल है एनएमसी की साइट पे, गूगल करोगे तो भी आ जाएगा। बिना उसके पढ़ाई शुरू मत करो। यहाँ पे तुमको रोज स्कूल की तरह कोई नहीं बताएगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। यू विल बी गोइंग टू योर सीनियर्स एंड बी गेटिंग गाइडेंस, बट द बेस्ट गाइडेंस विच यू कैन गेट फ्रॉम अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इज द यूजी करिकुलम। तो प्लीज डाउनलोड यूजी करिकुलम। ये हैबिट डाल लो इधर उधर से पूछने की जगह, जो स्पेसेस, जो भी कुछ ऐसा है जो डॉक्यूमेंटेड है उसको लेने की कोशिश करो। तो जब तुम उसे डाउनलोड करोगे तो अनाटॉमी में, जनरल अनाटॉमी सेक्शन के अंडर ये कॉम्पिटेंसीज इसी टॉपिक के नीचे आएंगी, या कुछ मैंने इधर उधर से लिया होगा जो भी स्किन से रिलेटेड है जनरल अनाटॉमी में। So what are the competencies which you should be understanding or dealing with today? Describe different types of skin and dermatomes in body. Describe structure and function of skin with its appendages. Describe superficial fascia along with fat distribution in the body. Describe modifications of deep fascia with its functions and explain principles of स्किन इncision. तो स्किन से रिलेटेड सब कुछ जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है फर्स्ट एमबीबीएस लेवल पे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. सो व्हाट ऑल लेयर्स आर देयर इन स्किन? हाँ, स्टैंड अप एंड आंसर. व्हाट डू यू नो अबाउट स्किन? हाँ, स्किन क्या है? अच्छा ठीक है, मुझे बस इतना बताओ कि जब हम सपोज यू आर डिसेक्टिंग अ कैडेवर, then what all layers you will be getting? बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो क्या क्या मिलेगा? पीछे superficial and deep layer she is saying. sit down. हाँ, सबसे पहले ये बोल रही है कि डर्मिस मिलेगी, उसके बाद एपिडर्मिस पहले मिलेगी, बाहर की तरफ मिलेगी या अंदर की तरफ? The outermost layer is the epidermis, then dermis, hypodermis, then are hypodermis and adipose layer different? तो फिर superficial fascia क्या है? Superficial fascia is the hypodermis and that is the layer which stores fat. तो अभी हम बात करेंगे एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या सुपरफिशियल फेशिया। उसके नीचे क्या मिलेगा बेटा? जो भी तुम्हारा परसेप्शन हो। हाँ, उसके बाद नहीं, हाँ उसके बाद क्या मिलेगा? ठीक है, एक फैटी लेयर आ गई, फैटी लेयर पे हम रुक गए, फिर नीचे क्या मिलेगा? डीप फेशिया, देन मसल्स एंड मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स। तो ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द बॉडी। जब भी हम कोई पार्ट डिसेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें स्किन मिलता है। स्किन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। बिलो द स्किन देयर इज हाइपोडर्मिस और द सुपरफिशियल फेशिया, अभी हम देखेंगे पिक्चर में। एंड देन वी गेट द डीप फेशिया. डीप फेशिया इज कवरिंग द मसल्स and it is lying between the muscles also. ठीक है, and then muscles are attached to the bones and the different structures like arteries and veins, they might be present superficial to the superficial fascia or they might be present deep to the deep fascia. उनका वॉल्यूम या गर्थ या डायमीटर वो इंक्रीज हो जाता है when they are present deeper. And when they are superficial, you can see small veins on your hands, capillary जैसे दिखते हैं. तो अगर वो superficial हैं तो उनका veins are superficial to the arteries. And then nerves are we have got cutaneous nerves also and we have got deeper nerves also. तो वो हम बात करेंगे जब तुम्हारे subsequent chapters होते जाएंगे जनरल anatomy में, तो तुम सीखते जाओगे. What are the
I'll be coming to the dermatomes. First, what are the 4 basic tissues in the body? Just stand up and answer. हाँ, तुम last bench पे, हाँ, वो सबसे पीछे, हाँ. और connective, muscular tissue, nervous tissue. Who will tell me कि why do we, मतलब what is the most basic property of epithelial tissue? Like मतलब ऐसा क्या किसी में होना चाहिए कि मैं कह दूं ये epithelium है? एक एक, हाँ बोलो. हाँ, यू आर डिस्क्राइबिंग अ टिश्यू. वो टिश्यू है, लेकिन एपिथीलियम कब बोल रहे हैं हम उससे? हाँ, एपिथीलियम इज ऑलवेज प्रेजेंट एट एन इंटरफेस. जहां भी दो एनवायरनमेंट प्रेजेंट होंगे वहां पे प्रेजेंट होता है एपिथीलियम. वो इनर लाइनिंग भी बना सकते हैं जैसे ब्लड वेसल की, तो वहां पे भी दो एनवायरनमेंट हो गए, एक तरफ मसल हो गया, एक तरफ ब्लड हो गया. सिमिलरली इट कैन बी प्रेजेंट एक्सटर्नली ऑन द स्किन ऑल्सो. एपिडर्मिस इज व्हाट? एपिडर्मिस इज epithelium. Which kind of epithelium? कंपाउंड में मतलब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, और उसके और रिफाइन कर दो, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड? केराटिनाइज्ड. सो एपिडर्मिस इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. देन दिस वाज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. आज हम एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे. दूसरा हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू. विल एनीबडी डिफाइन? और एक प्रॉपर्टी होती है एपिथेलियल टिश्यू की जो और किसी में नहीं होती. बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और हाँ, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, और वैस्कुलर होता है, ए वैस्कुलर होता है. इट इज ए वैस्कुलर. इट इज ए वैस्कुलर. उसके पास कोई खुद का ब्लड वेसल नहीं है. इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन. So dermis is something that is the connective tissue that contains the blood vessel, and the nutrition reaches to the epidermis through diffusion. तो एक हम epithelium देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम connective tissue. Connective tissue क्या करता है या क्या किससे बना होता है? What is the basic structure of connective tissue? Fibers, cells, एक और चीज ground substance. So if 3 things are present in a tissue, that means the cells, the fibers and the ground substance, then those cells will be secreting those fibers as well as the ground substance. Then that kind of tissue is connective tissue. हमेशा याद रखना. अच्छा, अभी हम मस्कुलर और नर्वस की बात भी कर लेते हैं. मस्कुलर टिश्यू की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या विच इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू? contractility. If a cell is able to contract, then that cell is a part of the muscular tissue. You know there are 3 kinds of muscles: the skeletal, smooth, and the cardiac muscles. But all of them can contract. मैंने नहीं कहा कि वो एवेस्कुलर होते हैं, मैंने नहीं कहा वो वेस्कुलर होते हैं, पर वो कैसे हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. एंड द 4th टिश्यू इज द nervous tissue. What is the basic property? Conduction. So excitation and conduction, this property, if it is present in a cell, then that cell is a nervous, that is a part of the nervous tissue. पर क्या nervous tissue और muscular tissue के पास में अपना कोई मतलब nutritional system है? नहीं है, क्योंकि वो मतलब like blood will be reaching to them, then they will be getting their nutrition. So that means जहाँ पे भी blood vessels हैं, जहाँ भी nerves हैं, जहाँ पे भी muscles हैं और जहाँ पे भी nerves हैं, उनको क्या चाहिए होएगा? वहाँ पे nutrition चाहिए. तो connective tissue will be reaching to them. Connective tissue will be reaching to the epithelium also. कहीं ना कहीं उनको इन चीजों की जरूरत होती है. तो always remember कि wherever there is a group of muscles, the connective tissue provides a sheath to the arteries, to the veins and to the nerves. वो हम देखेंगे. that is actually the this deep fascia. भाई जहाँ जहाँ ग्रुप ऑफ मसल्स है, सपोज आर्म है, फ्लेक्सर मसल्स हैं, पर मसल्स को सबको न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ बीच में से क्या पास होएगा? आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स, एंड दे विल बी बाय अ लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट वी कॉल एज डीप फेशिया. तो यही
चीजें बस हमें डिसेक्ट करनी है, यही देखनी है और आज यही समझना है। तो बेसिक टिश्यू हमें पता लग गए, अब हम आते हैं स्किन पे। तो स्किन, एज यू टोल्ड मी, इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, 7600 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्किन? ओनली प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बर्न के पेशेंट में पता लगती है कि स्किन ना हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई बताएगा बर्न पेशेंट में क्या हो सकता है अगर स्किन? हाँ, वाटर लॉस। दैट मीन्स ये जो एक वाटर प्रूफ कोटिंग प्रोवाइड करता है केराटिन, दैट इज द बेसिक थिंग विच इज प्रिजर्विंग आवर इलेक्ट्रोलाइट्स। बाहर से आप कितने इलेक्ट्रोलाइट्स दोगे, वो सब कहाँ जाएंगे? वो उड़ जाएंगे। उनको बचा कौन रहा है? स्किन। तो स्किन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम दी, तुम कह सकते हो माइक्रोब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, माइक्रोबियल एजेंट से कर रही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है या प्रोटेक्ट कर रही है। और क्या फंक्शंस होते हैं? एक्सक्रीशन। सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेट। देन sense organ, it is like what basic sensations are carried from the skin? Can you tell me, enumerate the different sensations? Touch, pain, pressure, vibration. So और कुछ? टेम्परेचर, हीट एंड कोल्ड। सो टच, टेम्परेचर, पेन, वाइब्रेशन, ये सब कौन बता रहा है? स्किन में ही इनके लिए रिसेप्टर्स हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना, कोई भी चीज बनी ही उसलिए होती है जो उसके फंक्शंस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली इसमें वही सेल्स, वही चीजें हमें मिलेंगी। और क्या करती है स्किन? वाइट, हाँ, थर्मोरेगुलेशन। राइट, थर्मोरेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमें वो हीट जो है प्रिजर्व करके रखना है तो ब्लड फ्लो क्या होगा? स्किन से डाइवर्ट होके अंदर की तरफ चला जाएगा, और हीट डिसिपेट करनी है तो स्किन की तरफ जाएगा ब्लड, and then it will be dissipate, the heat will be dissipated. So you know most of the functions. It provides protection, it protects deep tissue abrasion, invasion, water loss, ultraviolet protection, ये सब। vitamin D synthesis करता है। epidermal keratinocytes when exposed to ultraviolet light, they help to maintain the health of the skeleton by increasing absorption of कैल्शियम। तो फिजियोलॉजी में से अच्छे से पढ़ लेना। फिर क्या है? सेंसेशंस कौन से हैं? हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशन। थर्मोरेगुलेशन, एज ही राइटली सेड, कि एक तो हीट डिसिपेशन जो ब्लड फ्लो का कंट्रोल हो रहा है, दूसरा थ्रू दी स्वेट ग्लैंड्स ऑल्सो। स्वेट ऑल्सो प्रोवाइड्स दिस थर्मोरेगुलेशन। दिस थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म इज लाइक, इट इज, मतलब ये बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेटेड कहाँ हो सकता है? इट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्किन ऑफ स्क्रोटम। देयर वी वांट टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। so skin of the scrotum, actually it is provided with this thermoregulation mechanism, and that is through that it can maintain that lower temperature. Then excretion, it is through sweat, एंड ऑफ कोर्स जो हमने डिस्कस नहीं करा, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शन। वैसे ये में ऐसा लगता है कि ठीक है, इमोशंस हैं, दे आर एक्सप्रेस थ्रू द स्किन। एक्चुअली द फेशियल मसल्स दे आर अटैच्ड टू बोन और दे आर अटैच्ड टू स्किन टू द सुपरफिशियल फेशिया, दे आर अटैच्ड। जितने भी स्माइल, क्राइंग, ये सब सेंसेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगते, बट इमेजिन अ पेशेंट ऑफ बेल्स पाल्सी जिसका एक साइड फेस का पैरालिसिस हो गया है, तो वो माउथ जो है वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहा। मैं जो बोल रही हूँ वो इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक कि तुम मेरे एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहे हो। सो एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दैट is also an important function of skin. Now coming to the structure of skin, अब ये सारे काम करने हैं तो इनके लिए स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटेक्शन के लिए क्या है, बाकी फंक्शंस के लिए क्या है। तो स्किन कंसिस्ट ऑफ अ सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर, दैट इज एपिडर्मिस, एंड डीप टू द एपिडर्मिस देयर इज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज डर्मिस, and deeper to that, deep to the dermis, is the superficial fascia or the hypodermis. Remember one thing, superficial fascia and hypodermis, they are synonymous terms.
ठीक है. Deep to the dermis there is superficial fascia. We will be seeing this is loose kind of connective tissue, and deeper to the superficial fascia is deep fascia, and deep fascia is dense kind of connective tissue. ठीक है. और उसके बाद muscles और फिर bones. अब ये जो डायग्राम है इसे बहुत अच्छे से देख लो. ये पूरे मेरे ख्याल से लेक्चर में हम इसी की बात करने वाले हैं. ये जो पतला सा लेयर ऊपर दिख रहा है, मतलब डार्क पिंक कलर में हम कह सकते हैं, ये छोटा सा ये जो दिख रहा है ये सिर्फ क्या है, एपिडर्मिस. बहुत ही पतला है एज कंपेयर टू द डर्मिस. And below the dermis where you can see the fat is stored, that layer is the hypodermis or the superficial fascia. We will be seeing every part in our body does not have a tendency to store fat. तुमने देखा होगा कि इसे मतलब face doesn't have a tendency to store fat, neck has a tendency, upper part of the arm has a tendency, buttocks have a tendency to store fat, belly has a tendency to store fat because they have more number of adipocytes. So it is like that. तो है सब जगह superficial fascia वही layer है, लेकिन कहीं पे फैट ज्यादा स्टोर हो जाता है, मतलब they can store fat. वहां पे एडिपोसाइट ज्यादा है तो अगर फैट मिल रहा है तो वहां स्टोर हो जाता है. तो इट इज लाइक दैट. तो ये स्ट्रक्चर है. अब इस एपिडर्मिस में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं मुझे कोई बताएगा, या डर्मिस में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? व्हाट आर द 2 layers in the dermis and what are the 5 layers in the epidermis? Epidermis we have discussed, it is stratified, squamous, keratinized, epithelium. So what are the 5 layers in the stratified, squamous, keratinized epithelium? याद है? Stratum basal, granulosum, spinosum और lucidum and corneum. So corneum is the most superficial layer and basal is the deepermost layer. So keratinized, stratified, squamous epithelium, it is devoid of blood vessels. We have seen कि epidermis is avascular, so it is devoid of the blood vessels. Then these are the different cells which are present in the basal layer. पहले layers देख लेते हैं कौन कौन सी है. Basement membrane है, उसके बाद क्या है, there is basal layer. Basal layer is which kind of cells, मतलब क्या है ये, cuboidal है, columnar है, स्क्वामस सेल्स मिलेंगे क्योंकि तुम ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस बोलो. कौन से सेल्स दिख रहे हैं इसमें? क्यूबॉइडल दिख रहे हैं, क्यूबॉइडल ही हैं. तो स्ट्रेटम बेसेल कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स. Cuboidal cells, remember one thing, they are the dividing cells. When the cells are dividing, most of the time they retain or they have a shape of cuboidal cells. जैसे ही वो कुछ और डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डिवाइडिंग सेल से कुछ और बन जाते हैं, तब वो कोलमनार हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं, बट बेसिकली बेसल लेयर कंसिस्ट ऑफ द क्यूबॉइडल सेल्स बिकॉज दे आर द डिवाइडिंग सेल्स. अच्छा, स्किन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ ग्रो हो रहा है या बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है? अंदर से बाहर की तरफ. यू नो मतलब एट सर्टेन टाइम ये जो केराटिन है वो अपने आप शेड ऑफ हो जाता है, अंदर से नया स्किन आ जाता है. तो होता क्या है, नीचे सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, देन दे आर डिफरेंशिएटिंग इनटू द स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, देन स्ट्रैटम स्पाइनोसम and then this stratum lucidum will be forming. और ये सब क्या बना रहे हैं, ये granules कौन से हैं? They are keratohyalin granules. So like this keratin it will be start forming, depositing, फिर lucidum तक जाके फिर जब पूरा ही सेल जो है keratin से filled up हो जाएगा, then they become the dead cells. And then keratin is deposited over the surface. So these are the different layers. So what are the cells, different cells present in the skin? They are the keratinocytes. 90% of the skin consists of the keratinocytes. They provide waterproofing, they protect skin. They are present on nails, hair and in the layer stratum corneum. Then what are the other cells? The melanocytes, Merkel cells and the Langerhans cells. तुम लोग बता सकते हो मुझे melanocytes क्या करेंगे? They will be secreting melanin. ऐसे ही ये भी तुम्हें पता होगा शायद, the number of melanocytes is also fixed.
in all the races. But कुछ लोगों के darker complexion क्यों होते हैं? Because of more sunlight. Actually, this melanin is synthesized in the presence of sun rays. So the number of melanocytes is fixed in all the races, but different complexion is because of the sun rays which are falling, because those rays get them active. Then what are Langerhans cells? They are the phagocytic cells of the skin. What are Merkel cells? They are the receptors. वो exactly कौन से different type के receptors होते हैं? Pacinian, Merkel cells, Meniere's receptors. You will be reading them in physiology. इसको देख लेना कौन सा pressure का है, कौन सा vibration के लिए है. पर जो 5 sensation, Merkel cells are mechanoreceptors. Then Langerhans cells, melanocytes and keratinocytes. These are different kinds of the cells which are present in the skin. So these are the different layers. The stratum germinativum या stratum basale, जिसे हम cuboidal cells बोल रहे थे. बीच में यहाँ पे देखो Merkel cell दिख रहा है. ये melanocytes हैं जिनके branches they are going to the higher layers also. Stratum spinosum, spine like projections बन जाते हैं. Stratum granulosum, keratohyalin granules will be filled in this layer. Then stratum lucidum and stratum corneum. अब मुझे एक चीज यहाँ पे और बता दो. There are two kinds of skin, thin skin and thick skin. So where is thick skin present and where is thick skin present? कहाँ present होंगे दोनों? Thick skin is only present in palm and soles. So उनमें क्या है? There is more content of केराटिन. बहुत थिक लेयर केराटिन का डिपॉजिट हो जाएगा और बाकी की जो लेयर्स जो नीचे की तरफ दिख रही हैं, इनके जो नंबर ऑफ सेल लेयर्स हैं, जैसे ग्रैन्युलोजम में यहाँ पे 3-4 लेयर दिख रही हैं, तो वहाँ ग्रैन्युलोजम की 2 ही लेयर्स दिखेंगी. तो वो केराटिन जो है वो सप्रेस कर देता है नीचे वाली लेयर्स को. ल्यूसिडम इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, सो इट इज लाइक दैट. सो मोर या थिकर डिपोजिशन ऑफ केराटिन इज ऑन दी skin of palm and soles. The skin of the back and the skin of the buttocks sometimes, because skin which comes in contact with the ground, तो वो जो skin है वो कैसा हो जाता है? thick skin में convert हो जाता है. मे बी वहाँ का होता नहीं है, मतलब originally क्या है? thin है, but that can be converted to the thick skin, because if it is coming more in contact with back का skin, तो convert हो ही जाता है. Then these are the layers: the basal layer, the germinativum, spinosum, granulosum, lucidum, and then the stratum, corneum, and keratin. Thickness is increased in the skin of the palm and soles. Why? Because to protect these parts and withstand friction, wear, and tear in these regions. Then coming to the dermis. So what are the 2 layers in the dermis? Papillary layer and the reticular layer. तो ये जो ऊपर वाला लेयर है जो प्रोजेक्शंस बनाता है किसमें? एपिडर्मिस में. दैट लेयर इज द papillary layer. So this is the papillary. You can see the projections in the epidermis. ये epidermis है, नीचे ये dermis है. तो that part of the dermis which is forming projection is the papillary layer, and rest of this dermis is the reticular layer. Can you see the blood vessels coming and they are going to the dermis? वो कहाँ तक सिर्फ गई है? dermis तक है. कहाँ नहीं है? एपिडर्मिस में नहीं है. जो बेसल लेमाइना है उसके थ्रू देयर विल बी डिफ्यूजन एंड these things will be reaching. Then you can see the nerves also. Then what are the different glands seen in the dermis? कौन कौन से टाइप के glands होते हैं related to the skin? 2 basic glands, sweat glands and the sebaceous glands. Sweat glands, first sebaceous glands. Sebaceous glands are where they are absent. Sebaceous glands are absent on nails. ठीक है. और ये they are related to what? Sebaceous glands secrete what? Oily secretion, sebum secreting, and they are always present in vicinity of hair follicle. So sebaceous glands, you can see this is the hair follicle, and then you can see a sebaceous gland. This is the sebaceous gland,
and sebaceous glands are always present in the vicinity of hair follicle. So the skin on which hair are absent, the sebaceous glands will be absent. Do you find any hair on the skin of palm and sole? No. So accordingly, what is absent in this? Sebaceous glands. And what is present on these? Sweat glands. So sweat glands are present. They मतलब sweat glands को कुछ नहीं करना है hair follicle से. जहाँ पे भी hair follicle मिलेगा, to provide nourishment to the growing hair follicle, these sebaceous glands are present. And sebaceous glands जब तक हैं तब तक ठीक है. जब infected हो जाती हैं तो sebaceous cyst can be formed. Acne are also related to these. So different kinds of infections they can occur in the sebaceous glands. Then there are sweat glands. ये जो coiled structure दिख रहा है, दोनों ही कैसे हैं? Do they have duct? Endocrine है, exocrine है? Exocrine. Both of the glands have ducts. So you can see these glands are present in dermis. This coiled purple colored structure is the sweat gland, and then you can see its duct. It is reaching till the epidermis, and it is pouring its secretion. Then you can make out this which gland? The sebaceous gland. It is present in the vicinity of the hair follicle. It is also having a duct which will be pouring its secretion, and it will be nourishing this hair follicle. And then hair follicle, hair का क्या, hair के क्या क्या parts होते हैं? Hair follicle, shaft of the hair, we will be seeing there is hair root, hair papilla. अभी हम देखेंगे. कुछ और भी दिख रहा है यहाँ. What is this arrector pili muscle? ये क्या है? It is a smooth muscle which, if I am saying it is a smooth muscle, it is also present in vicinity of the hair. So this arrector pili muscle, when it contracts, hair become erected. So ये smooth muscle है तो कौन से nervous system में affected होगी? Autonomic या somatic? Autonomic. So whenever you this sympathetic nervous system it becomes activated, like वो बोलते ना flight fright response आता है, तभी हमारी इच्छा से goosebumps नहीं हो सकते. वो कब हो सकते हैं? When the autonomic nervous system gets activated, or sometimes it gets activated under the effect of your emotions also, है ना? ऐसा भी है, because ultimately all the things are related. Hypothalamus is that will be secreting hormones, and hormones will be affecting your emotions also. जब तुम पढ़ोगे तो sympathetic autonomic nervous system and the hormones they are interlinked, मतलब वो dependent होता है, हर किसी में different होएगा. So what are the different layers in the dermis? The papillary layer and the reticular layer. So papillary layer, it forms a projection, it is like this, and then you can see the free nerve endings, they are coming to the sweat glands and the sebaceous glands, they are reaching to those glands, and they will be like sympathetic nervous system has a response on these glands. So what are the components in the dermis? Dermis is which kind of tissue? Connective tissue. तो जो तीन components तुमने बताए थे कि इसमें cells होंगे, ground substance होगा और fibers होंगे. So what are the different kinds of fibers present in a connective tissue? Collagen, तीन ही type के fibers हैं. Collagen, elastin and reticulin. Can somebody tell me क्या सिर्फ कुछ ही tissues में elastin fibers होते हैं? क्या सिर्फ कुछ ही tissues में collagen fibers होते हैं? Collagen is everywhere, or all the three kinds of fibers are everywhere. Only thing which is different is their number. So they are like collagen, reticulin and elastin. If it is a connective tissue, some amount will be there. अगर कहीं हमें ज़्यादा protection चाहिए तो क्या ज़्यादा होगा? Collagen. अगर elasticity चाहिए तो elastin, and if it is you will be reading the reticuloendothelial system. ये कहीं कहीं सिर्फ activated हो जाती है, spleen में है जहाँ worn out RBCs को निकालना है, तो there will be more reticulin. So they will be forming a network. It is like that. So this cellular cells कौन से present होंगे? The cells which will be secreting the ground substance and forming these fibers. So main cells which synthesize collagen, elastin and reticulin, they are the fibroblasts.
सेल्स। इनको अच्छे से देख लो, ये फाइब्रोब्लास्ट स्पिंडल शेपेड सेल, जब तुम स्लाइड भी देखोगे कनेक्टिव टिश्यू की, हिस्टोलॉजी में भी तुम्हें और डिटेल में पढ़ाएंगे, तो फाइब्रोब्लास्ट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई the macrophages or the histiocytes, endothelial cells, perivascular macrophages, dendritic cells, mast cells, smooth muscle cells, and cells of peripheral nerves. So all kinds of connective tissue cells consisting, क्योंकि यहाँ blood vessel भी है, nerve भी है, सब कुछ यहाँ प्रेजेंट है। ग्राउंड सब्सटेंस कौन सा होएगा? हाइलुरोनिक एसिड, chondroitin सल्फेट, डर्मेटैन सल्फेट। तो ये कंपोनेंट्स डर्मिस के हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइडेड विद द फ्री नर्व एंडिंग। नाउ कमिंग टू द लाइंस ऑफ क्लीवेज, जो अगला हमारे कॉम्पिटेंसी था वो है लाइंस ऑफ क्लीवेज। व्हाट डू यू नो अबाउट दीज लाइंस ऑफ क्लीवेज? ये क्या होते हैं? वैसे बोल के बताओ। हाँ, What are lines of cleavage? पार्टीशन बनाते हैं कहाँ पे? Actually, these lines of cleavage or Langer lines, they are seen in different parts of the body. तुम देख सकते हो कहीं पे ये vertical है, कहीं horizontal है. They are because of the arrangement of the collagen fibers in the layer dermis. ठीक है, so the way that these collagen fibers are arranged, they will be forming certain lines of cleavage. So these lines of cleavage you can see in the picture, they are horizontal in case of if they are present on trunk, and they are vertical when they are present on limbs. So they are vertical in lower limb, they are vertical in upper limb, and they are horizontal in trunk, yes, neck, abdomen. So you can see these are horizontal on the neck, horizontal on the abdomen. अब ये lines of cleavage बन तो गए हैं collagen fibers से. So these collagen fibers arranged in parallel rows, they form lines of cleavage or Langer lines. And the direction of the rows of collagen fibers in the dermis, circumferentially they run in the neck and trunk and longitudinally in the limbs. ये बन गए हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, पर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सर्जिकली। जब हम कोई इंसिजन देते हैं along the Langer lines, then that incision heals faster. And when we cut these Langer lines perpendicularly, आपने इसको कट कर दिया है तो healing delayed हो जाएगा, क्योंकि पहले ही वो जैसे बन रहे थे, जैसे अरेंज हो रहे थे, आपने भी इंसिजन उसी के along दिया, तो healing फास्टर होगी। बॉडी खुद से हील करती है, हमें तो सिर्फ क्या है, एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। तो अच्छा, अब इसमें मुझे बताओ कि अगर लिम्स में कोई इंसिजन देना होगा तो कैसा दोगे? लॉन्गिट्यूडनल। और अगर ट्रंक में देना होगा तो हॉरिजॉन्टल। तो यू कैन यू माइट बी नोइंग ऑल्सो कि पहले जो सिजेरियन सेक्शन होते थे, बिकॉज दैट इज कॉमनली परफॉर्म, तो उसमें पहले कौन से इंसिजन होते थे? लॉन्गिट्यूडनल, तो बहुत बड़ा स्कार आता था। आजकल कैसा होता है? छोटा सा हॉरिजॉन्टल इंसिजन, तो स्कारिंग बहुत कम होती है। So this is the reason why so these lines are important to determine the direction for an incision to avoid obvious scars. You can see neck में कौन सा incision दे दिया है यहाँ पे? Longitudinal. कैसा देना था? Horizontal. So healing will be faster. So a surgical incision along or between these lines causes minimum disruption of collagen so that the wound heals with a small scar. और अगर अक्रॉस दे देंगे तो मैसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कोलाजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्कार्स। देन स्किन क्रीजेज आर आल्सो प्रेजेंट अलोंग, जहाँ पे कि जॉइंट्स फोल्ड हो रहे हैं, वहाँ पे भी ये कोलाजन फाइबर्स दे फॉर्म स्किन क्रीजेज। सो स्किन इज थिन एंड फर्मली एडहेरेंट टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, एक और चीज है, ये जो कोलाजन है ना, ये क्या करता है? एक्चुअली इट इज प्रेजेंट इन डर्मिस एंड इट बाइंड्स द स्किन टू द डीपर स्ट्रक्चर्स। मतलब कहीं कहीं जो स्किन है उसको आप सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हो और कहीं पे आप मूव नहीं कर सकते। जैसे आप अपने स्किन को कंपेयर करो, क्या आप पाम की स्किन को मूव कर सकते हो बोन्स के ऊपर? नहीं कर सकते, बिकॉज दी
collagen fibers are running perpendicularly and they are binding this thick skin to the bones. Can you move the skin on the dorsum of the hand? You can move, and it shows that the perpendicular fibers from the skin to the bones are lesser. तो बस movable कौन सा skin है और कौन सा नहीं है ये कौन decide करेगा? Perpendicularly running collagen fibers. So now the skin has a variation of color also because of the different production of melanin. So melanin is a pigment in the epidermis. Melanin is synthesized in melanocytes. Number of melanocytes is essentially the same in all races. The difference in skin color is due to the amount of pigment produced by melanocytes. So amount of pigment which is produced, it is different according to the sun rays, the climate. The number of melanocytes is fixed. Then there are certain skin color conditions: cyanosis, jaundice, erythema and pallor. What is cyanosis? What is jaundice? Cyanosis क्या होता है? Bluish colored skin pigmentation हो जाएगा. Jaundice क्या है? Yellow colored pigmentation. Erythema is red colored and pallor is pale looking skin. जब वो hemoglobin कम रहेगा तो this pallor can be visible in the eyes, on the nails also. So different skin conditions are there. Pigmentation level usually increases with age, premature graying. Normal pigmentation may be altered by genetic defects, hyperpigmentation, hypopigmentation. You know that vitiligo and albinism. In albinism and vitiligo, the number of melanocytes can be lesser or it can be absent also. तो वो पूरा ही मतलब पिगमेंट बन ही नहीं रहा है. देन स्किन लाइटनिंग एजेंट्स, कई बार एक्सटर्नली कुछ एजेंट्स आप इंजेक्ट कर देते हो. इसमें दिखाया है टैटूज के फॉर्म में स्किन में ये बाहर से कुछ पिगमेंट इंजेक्ट कर दिया. स्किन इन अनीमिया यू कैन कंपेयर, दिस इज पेल एंड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन. जॉन्डिस, देन हेल्दी नेल्स. चिकन पॉक्स में स्किन इरप्शंस हो गए. दीज आर द डिफरेंट इरप्शंस सीन इन दी चिकन. मतलब डिफरेंट स्टेजेस होती हैं: मैक्यूल, पैप्यूल, वेसाइकल, पस्ट्यूल, क्रस्ट एंड अ स्कार. बस इसमें बहुत ज्यादा हमें नहीं समझना है, इसको पिक्चर को देखो. ये जो मैक्यूल है यहाँ पे तुम्हें एपिडर्मिस और डर्मिस कहाँ पे दिख रहा है? रेडनेस एपिडर्मिस में दिख रही है, डर्मिस में भी दिख रही है. तो मैक्यूल इज द स्टार्टिंग स्टेज when there is fluid filled and the redness has occurred. This redness, when you will read pathology, जब तुम next year पढ़ोगे, जब भी कहीं कोई inflammation होता है, then it is a response of the tissues. They start secreting certain substances and then there occurs swelling also. तो ये 2-3 साइंस होते हैं इसके, र्यूबर, ट्यूमर और केलर करके, कि मतलब हाँ पेन होगा, टेंडरनेस होगी, रेडनेस हो जाएगी और इडीमा हो जाएगा. तो मैक्यूल इज दी स्टार्टिंग स्टेज. देन इन द पेप्यूल स्टेज यू कैन सी देयर इज मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्ड, वो और बड़ा हो गया और ये ऐसा. वेसाइकल स्टेज में फ्लूइड इज सर्कमस्क्राइब्ड एंड यू कैन सी डर्मिस में वो हील कर गया है. अब कहाँ आ गया है? या इसकी नीचे वाली लेयर में हील कर गया है, एपिडर्मिस में है और पैपिलरी लेयर में वो फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स दिख रहे हैं. पस्ट्यूल में उसी वेसाइकल में पस फॉर्म हो गया है. अब पस जो है जब वो चला जाएगा, देन दी हाउ पस इज फॉर्म्ड, it is a whitish substance and it is like मतलब it shows a fight between the phagocytes and the microbes या the infecting agent. तो उससे जो produce हुआ है that is the pus and then the crust will start forming और फिर पूरा heal हो गया. तो ये scar is because of the deposition of the collagen fibers. normal की जगह scar आ गया. acne can be formed, skin infections can be there. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. कमिंग टू दी अपेंडेजेस ऑफ स्किन. सो व्हाट आर द डिफरेंट अपेंडेजेस ऑफ द स्किन? हेयर एंड नेल्स, जो हमें पता है. आप नेल्स में इसका स्ट्रक्चर देख लो. नेल के स्ट्रक्चर में नेल को सराउंड करते हुए स्किन होता है. सो दैट दोज आर दी नेल फोल्ड्स. देन दिस इज दी लुन्यूल, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है. जितना पोर्शन हमें बाहर दिखाई देता है उससे थोड़ा ज्यादा कहाँ है? अंदर की तरफ है. एंड द नेल्स विल स्टार्ट
growing from inside towards outside. So you can see this is the terminal phalanx or the distal digit. This is the nail bed. Nail is formed by deposition of which substance? Keratin. So nails are actually the keratinized structures and nail root है यहाँ से जहाँ से ये grow कर रहा है. So nail is a flat horny plate on the dorsal surface of tips of fingers and toes. It has a root, it has a body, and then the nail folds, which are the skin on either side. So root, body, and folds. Then coming to hair, where they are absent on the lips, palm, soles, and some genital areas. Except that they are present everywhere. So what are the different parts of hair? ये क्या है? The expanded structure is the hair bulb. Then you can make out the hair papilla. यहाँ पे इसको nutrition provide करने के लिए क्या है? Blood vessel है. अब ये जो concept है वो किसके लिए है? ऑयलिंग के लिए. Why do we do oiling of the? कुछ बाहर से ऑयल दे देंगे तो कहते हैं कि ठीक हो जाएगा. वो एक्चुअली वो मसाज से क्या होगा? Vascularity of that area will be increased, so that like they will be getting nutrition. So hair papilla is provided with this blood vessel, then hair bulb, hair follicle, and then the hair shaft, you know, it is covered by keratin, and then erector pili muscle, and of course the sebaceous glands. They are attached to, or they are found in the vicinity of the hair. So hair follicles are invaginations of the epidermis into dermis. Otherwise ये जो epidermis वाला part जो इसमें dermis में merge हुआ है, that is dead. Only this lower portion is the growing part. And so hair bulb and hair papilla, which is provided with a vascular tissue. Then erector pili muscle is a smooth muscle. Remember this is a smooth muscle. जब तुम लोग slide देखते हो ना वहाँ histology में, तब जब skin का slide देखते हो तो हेयर के साथ में ध्यान से देखना स्मूथ मसल का शेप कैसा होता है. दे आर स्पिंडल शेपेड मसल एंड स्केलेटल मसल्स आर लाइक they are straight, they have like flattened cells kind of they are there. So smooth muscle बहुत अच्छा ये erector muscle दिखता है. They are innervated by sympathetic nerve fibers and erector muscles are involuntary. They are voluntary in lower animals who can move their skin. वो काओ को देखा है वो ऐसे skin अपना आगे पीछे कर सकते हैं. So erector muscles are functional in those animals. Then the sebaceous glands, they secrete sebum to oil the hair and skin, and it is an oily material. They are provided with the sympathetic and the when we are frightened there is sweating. So the sweat glands are provided, again they are provided with the autonomic nervous system. So they start secreting. Then sebaceous cyst, if block occurs, then these are the sweat glands. मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये sweat glands का shape देख लो. ये coil structure ये ऐसा बना हुआ है. जब तुम लोग histology में देखोगे तो you can make out कि यहाँ ऐसा पूरा coiling तो नहीं दिखेगा, उसमें एक bunch जैसा दिखेगा along with the duct. So you can make out कि yes, this sweat gland is going from dermis and it will be reaching the epidermis. So where these sweat glands are absent, they are absent on the red margins of the lips, nail beds, glans, penis and clitoris. Then the superficial burns and the deep burns. अब according to the part of the skin which is burned, we can classify the burns into superficial burn and a deep burn. तो superficial burn में कौन सा layer चला जाएगा? Epidermis. और थोड़ा जाएंगे तो डर्मिस का सुपरफिशियल बहुत डीप बर्न है तो क्या होगा? हाइपोडर्मिस भी जा सकता है. तो यू कैन मेक आउट कि यहाँ पे सिर्फ कौन सा ले सुपरफिशियल में क्या दिख रहा है? एपिडर्मिस सिर्फ गया है और डर्मिस है. देन इन द डीपर बर्न अकॉर्डिंगली ये दे विल द बर्न्स व्हिच आर सुपरफिशियल दे विल बी हीलिंग रैपिडली, और ये वाले जो है वो स्लोली हील होंगे. ग्राफ्ट माइट बी रिक्वायर्ड. अगेन यू कैन सी फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या हुआ है? सिर्फ एपिडर्मिस नहीं है. सेकेंड डिग्री बर्न में डर्मिस का कौन सा लेयर नहीं है? पैपिलरी लेयर नहीं है, एपिडर्मिस नहीं है. एंड देन इन द डीपर बर्न्स
हाइपोडर्मिस इज ऑल्सो अफेक्टेड, तो पूरा डर्मिस अफेक्ट हो गया तो 3rd डिग्री बर्न हो गया. So we have to transfer tissue from the other side. The skin graft, usually the skin grafts are taken from the body of the same person. वो सभी ग्राफ्ट के लिए एक जैसा ही रूल है कि इम्यूनिटी मतलब हमें कंसिडर नहीं करनी पड़ेगी अगर, तो इट माइट बी अ स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट और अ full thickness graft. Only a part can be shifted. Now coming to our competencies, जो हमें और क्या पढ़ना है, fascia, superficial fascia and deep fascia. बहुत ज़्यादा इनको समझने से पहले ये देख लो कि superficial fascia कौन से टाइप का टिश्यू है. कनेक्टिव है, एपिथेलियल है. मैं अभी भी तुम मेरी क्लास में अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ ग्रॉस एनाटॉमी, वैसे मैं एम्ब्रियोलॉजी लूंगी जहाँ तक मुझे नहीं पता, तो आई विल ऑलवेज बी आस्किंग, मुझे कुछ भी दिखता है तो ये क्या है, ऑलवेज थिंक अबाउट दैट. तो क्या है सुपरफिशियल फेशिया? 4 ही टाइप के टिश्यू हैं बॉडी में. कौन कौन से? एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव एंड मस्कुलर. सो सुपरफिशियल फेशिया इज connective tissue. Connective tissue is also of 2 kinds, loose connective and dense connective. What is more in dense connective tissue? More fibers are more in dense kind of connective tissue. किसी ने यहाँ से आंसर भी कर दिया है, regularly dense and irregularly dense. When there is regular, तो दोनों फेशिया में डिफरेंस ही यही है कि superficial fascia is loose connective tissue. So what is more in superficial fascia? Ground substance, cells, fibers will be less, and fibers will be more in the dense connective tissue or in the deeper fascia. So more strength, या जो हमें बिल्कुल एक शीट की तरह मिलेगा जब तुम लोग डिसेक्ट करोगे, दैट विल बी दी डीप फेशिया. एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग, लाइक लूज सा स्ट्रक्चर है, कहीं जहाँ फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा है तो सिर्फ फैट ही हमें पता लगेगा, बाकी सब चीजें वैसे ही डेड हो चुकी हैं, तो वो क्या है, वो सुपरफिशियल फेशिया है. या कहीं एकदम थिन शीट जैसा मिल सकता है, थिक वाइट शीट्स होंगी डीप फेशिया. सो फेशिया इज ऑफ 2 kinds, द सुपरफिशियल फेशिया एंड द deep fascia. Again, just look at the hypodermis layer. This hypodermis layer is actually the superficial fascia. So deep fascia is present deeper to the superficial fascia. यहाँ पे पूरा दिखाया है, epidermis है, dermis है, बहुत थिक लेयर दिखाई है सबक्यूटेनियस टिश्यू या हाइपोडर्मिस या सुपरफिशियल फेशिया की. देन देयर इज डीप फेशिया एंड डीपर टू देम देयर इज स्केलेटल मसल. So you can make out the sweat glands and all, they are present in the dermis, they are reaching to the superficial fascia. Blood vessels, they are coming from inside, the blood vessels are coming from inside and then they will be reaching to the skin. अब यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ, जब तुम लोग डिसेक्ट करोगे तो ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि जब याद पढ़ोगे एनाटॉमी तब भी पूछेंगे, what is the difference between superficial veins and deep veins? Actually limbs have got superficial and deep veins. What is the difference between cutaneous nerves and deeper nerves? तो हमें डिमार्केट करना होगा इसी किसी लेयर को लेके कि यहाँ से अगर पास हो गई या इससे सुपरफिशियल हो गई तो ये सुपरफिशियल है या क्यूटेनियस है. तो कैन यू मेक आउट कि कौन सी लेयर को हमने डिमार्केट करा होगा? अंदर से ही आ रहा है सब, हार्ट से ही ब्लड वेसल्स आ रही हैं, या वेन्स आर गोइंग टू द हार्ट. सो या नर्व्स आर कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, दे विल बी रीचिंग टू द हैंड्स एंड देन दे विल बी बिकमिंग क्यूटेनियस. तो क्यूटेनियस हम कब बोलेंगे? जब वो एपिडर्मिस तक पहुंच गई, जब वो डर्मिस तक आ गई या वो सुपरफिशियल लेयर में रही, कब बोलेंगे? Whenever dermis नहीं, whenever a vascular structure, that means an artery or a vein or a nerve, when it crosses the deep facial layer, it becomes superficial. Yeah, when a nerve crosses the deep fascia, it becomes cutaneous. हमने hypodermis, dermis और एपिडर्मिस को स्किन की तरह कंसिडर कर लिया है. डीप फेशिया बहुत थिक शीट है, जिसने उसको पियर्स कर लिया वो क्या हो गया? क्यूटेनियस या सुपरफिशियल. अगर सुपरफिशियल वेन्स हैं, लिम्स में भी हैं, तो वो जब तक डीप
फेशिया पियर्स नहीं करती तब तक वो सुपरफिशियल है, उनको जाना तो अल्टीमेटली अंदर ही है, देन दे विल बी पियर्सिंग डीप फेशिया समवेयर एंड देन will become continuous with the deep vein. So it is like that. तो ये बस तुम्हें याद रखना है. Then हमने देख ही लिया है superficial fascia is loose mixture of adipose and loose areolar tissue. Fat is also stored in the superficial fascia depending on the site of the body. If it has got more number of adipocytes, then more amount of fat will be stored in the superficial fascia in that layer. That region. So it is dense in some places as scalp, palm of the hand and sole of foot and contains collagen bundles. Actually जो हम बात कर रहे थे कि हम ये skin move नहीं कर पा रहे हैं, तो वो collagen fibers कहाँ से pass होएंगे? They will be passing from the superficial fascia and then they will be reaching to the deeper tissues. So this superficial fascia is dense because it is containing more number of collagen fibers. कहाँ पे? Scalp में, palm and sole of foot. That is why we cannot move the skin. Scalp में ये clinically बहुत important है. Do you know the cysts which are formed in the scalp? They are highly painful. Skin ही है सब जगह. Sebaceous cyst यहाँ भी बन सकता है, sebaceous cyst यहाँ भी बनता है, लेकिन scalp का बहुत painful होता है. Why? Because the superficial fascia is quite dense. वो छोटी सी जगह में उसको expand करने के लिए जगह नहीं है. It will be irritating a number of nerves. Scalp is richly supplied by nerves. So the cysts on the scalp, they are highly painful. Then it is thin in the eyelids. बिल्कुल फैट है ही नहीं eyelids में. Auricle, the pinna and the scrotum, they are devoid of the adipose tissue. कोई कितना भी फैटी हो जाए, ऑरिकल में फैट कभी नहीं आएगा, आईलिड्स में नहीं आएगा, स्क्रॉटम में नहीं आएगा. Then functions, it facilitates movement of the skin over underlying structure. It provides passage for cutaneous vessels and nerves, and it protects the body against heat loss. जो फैट है यहाँ पे वो प्रोटेक्ट करेगा हीट लॉस से. Now this is the transverse section. कहाँ से लिया गया है? इसमें एक ही बोन दिख रही है, तो अगर एक ही बोन दिख रही है तो यू कैन कंसिडर इट एज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्म और थाई. ठीक है, तो अगर हम लेंगे तो सबसे पहले बाहर क्या मिलेगा? स्किन. देन दिस फैटी लेयर इज द सुपरफिशियल फेशिया. देन ये जो ब्लैक कलर से जो बिटवीन द मसल्स भी प्रेजेंट है और मसल्स को कवर भी कर रहा है, दिस इज द डीप फेशिया. डीप फेशिया जो है वो आसानी से डिसेक्शन में दिखता है. थिक कोलेजन फाइबर्स, दे फॉर्म अ थिक व्हाइटिश शीट. सो यू हैव टू कट एक्चुअली दिस फेशिया टू रीच टू द मसल्स और सेपरेट. Muscles are grouped like flexors will be grouped in a single layer of fascia. Then तो यहाँ पे भी देखो partitions दिख रहे हैं, तो ये bone है, ये partition दिख रहे हैं. The muscles which are present anterior to the bone, like they will be the flexor muscles. आर्म में ऐसा है, लेग में इसका उल्टा है, जो पीछे है वो extensor group है. तो ये group एक compartment, that means compartmentalization is also done by the deep fascia. Then you can make out the blood vessels. Always remember there is a neurovascular bundle which runs in a sheath of deep fascia. So nerves and the nerves, veins and arteries, they are combinedly grouped or they are combinedly ensheathed by a layer of deep fascia. एक साथ एक neurovascular bundle की तरह करते हैं ये artery, veins and nerves. Then the deep fascia, it is more dense, more number of collagen fibers present in the form of membranes. There are certain modifications of the deep fascia जहाँ पे ये जो काम कर रहा है उसके according it forms intermuscular septa and it lies between the muscles and divide the limbs into certain compartments. जैसे ये upper limb से दिखाया है. कोई अभी इसके बाद जनरल एनाटॉमी के बाद हम upper limb शुरू करेंगे, तो like आर्म में do you know the anterior group of muscles कौन सा compartment है? वो flexor compartment है. So all flexor muscles will be contracting simultaneously to cause flexion. तो हमें एक पानी का ग्लास उठाना है, सिर्फ anterior group of muscles will be contracting together.
because they are inside a common compartment. पीछे वाले जो muscles हैं they are extensors for the elbow joint. तो extend करेंगे तब एक group contract होएगा, flex करेंगे तो कोई एक group. लेकिन ये group बनाएगा कौन, किसने बनाया है intermuscular septa? Deep fascia ने. So this compartmentalization, then it forms investing layer in the neck. In the abdomen it is thin. Some books write in the abdomen it is absent. Why it is absent? This deep fascia is absent in abdomen. Why it is absent? Abdomen में ऐसा क्या है कि ये absent है, बाकी सब जगह है? There are structures which have to expand and relax. तो एक बिल्कुल फ्री सा स्पेस होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं है, डीप फेशिया. और टाइट कंपार्टमेंट्स की जहाँ जरूरत है वहाँ रहेगा. इन द नेक इट फॉर्म्स दिस थिंग. डीप फेशिया ऑफ द नेक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. इट फॉर्म्स रेटिनाक्यूला ऑल्सो. दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द डीप फेशिया. दोबारा नहीं पढ़ोगे एक साथ. क्या क्या मॉडिफिकेशन हमने पढ़ लिए? इंटरमस्कुलर septa, retinacula and the investing fascia in the neck. ठीक है, तो between the muscles, investing fascia in the neck and retinacula. What are retinacula? These are band-like structures present at the wrist joint and ankle joint. ये कई बार पूछ लेते हैं ऐसे कि मतलब इसमें मॉडिफिकेशंस ऑफ डीप फेशिया पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है. तो व्हाट आर रेटिनाक्यूला? दे आर दी बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स विच प्रिवेंट बो स्ट्रिंगिंग ऑफ टेंडन्स. यहाँ पे तुम देख सकते हो जब टेंडन्स विल बी पासिंग थ्रू दी रिस्ट, तो एक वो बो हो सकते हैं, बो स्ट्रिंगिंग हो सकती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे इसलिए दे आर प्रोवाइडेड विद अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर. these band like structure are retinacula. So on the flexor side also there is flexor retinaculum. On the extensor side there is extensor retinaculum. These retinacula are the modifications of deep fascia. Thank you.